अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम सीज़न 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं तो सब बुलाकर तुम्हें अपनाना चाहता था बरीरा। बलाज। बरीरा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, बलाज ने पीछे झटक दिया था उसका हाथ, और जिसके मुंह से एक लफ्ज़ निकला था बरीरा के लिए, बेवफा। और वह ऊंचाई से नीचे जा गिरा था, उससे गिरते हुए पानी में। चिश्मी, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तुमसे जुदाई मेरी मौत होगी। बिलाज हमदानी, या तो मेरी ज़िंदगी में आते ना, अगर आ गए हो तो जुदाई का नाम ना लेना, मुझे मार देना। बिलाज। उसकी आवाज़ बंद सी हो गई थी जब बिलाज का सर एक पत्थर से जा टकराया था। वो जैसे ही पानी में गिरा था, पानी का तेज़ बहाव उसके वजूद को अपने साथ बहा कर लेकर गया था। बिलाज। अब उसकी आवाज़ एक सिसकी एक आग के साथ निकली थी, और अगले ही पल उसने भी इस ऊंचाई से छलांग लगा दी थी इस पानी में। आपको नहीं लगता कि अब आप ज्यादती कर रही हैं वजी ताया जी? बेहराम वजी शाह के कैबिन में जैसे ही आया था, बहुत सी गन उसकी तरफ हो गई थी। यह हमारा ही बंदा है, ध्यान नीचे करें सब। अरसल अपनी कुर्सी से उठ गया था। बेहराम, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकलवा दूँ। अपनी कुर्सी में जिस तरह वजी शाह आराम से बैठे हुए थे, बेहराम समझ गया था कि ये शख्स वही माफिया लीडर है जिसके दिल की जगह पत्थर है। आपको सच में फर्क नहीं पड़ रहा बरीरा उस शख्स के कब्जे में है? नहीं, मुझे नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पता वो वहां अपनी मर्जी से गई हो, क्या पता उसका इश्क। बेहराम तो कदमों की दूरी पर था। वो जिस तरह वजी शाह का गिरबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, बस लड़के एक कदम आगे बढ़ाया तो यही काम तमाम कर दूंगा। एक और माफिया डॉन हाथ लगा मुझे। ये जो तेरे सामने बैठे हैं ना, मुझ में इनका खून है, तो मेरा एक बार भी बागा नहीं कर सकता। बेहराम ने सलमान साहब को पीछे झटक दिया था। आप लोगों ने जो बदला लेना है ना, हमदानी फैमिली से, बरीरा कहाँ है मुझे बता दें। आप गुंडे मवाली लोग दूसरे गुंडे मवाली लोगों के अड्डे और ठिकाने अच्छे से जानते हैं। बस मुझे बिलाज हमदानी का पता दे दो प्लीज। बेहराम ने हाथ जोड़ दिए थे। अरसल ने मुंह पीछे पीछे कर लिया था, और वजीशा खामोश हो गए थे। तुमने जो कहना था कह दिया बच्चे, अब जाओ यहाँ से, और पाकिस्तान जाकर अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाओ, जाओ यहाँ से शाबाश। वजीशा के पापा बेहराम ने वो कुर्सी उठाकर इस शीशे के टेबल पर मार दी थी। वो आपकी बेटी थी, डैम यू ताया जान, आपकी दुश्मनी में जल गई, और आप दिमाग देखा है, सच से मुंह मोड़कर सच बदल नहीं देंगे। आप कसूरवान हैं। ये जो हुआ, इसलिए सोचता हूँ कि मेरे वालिद जैसे मोहब्बत करने वाले इंसान कैसे बड़े भाई से अलग हो गए। अब समझ में आया, उन्होंने अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों को अहमियत दी, ना कि यह हथियार या खून हराबे को। एंड यू मिस्टर अरसल, बेहराम ने उंगली का इशारा किया था, तुम बड़े भाई थे, पर कशान तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करता आया। आज अगर वो जिंदा होता तो क्या जवान बहन को अकेला छोड़ता किसी घटिया इंसान के पास? बेहराम ऑफिस का दरवाजा इतनी जोर से मारकर गया था, उसे तो मैं यही मार दूंगा। बस सुलमान, वो भतीजा है, मेरा बेटा है, गुस्से में है, तुम जा सकती हो। मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम्हें कहीं तुम्हारे ये रिश्ते फिर से कमजोर ना बना दे वजी। एक बार कमजोर पड़े तो देखा था ना कि क्या हुआ था तुम्हारे खानदान के साथ। जुम्मन हमदानी, बिलाज हमदानी की साथ सजा दो। तुम्हारे बेटी को किडनैप किया है उन्होंने। जरूरत देखो जरा। वही देख रहा हूँ सलमान, जरूरत ही देख रहा हूँ। मेरी बेटी को अगवा करके मेरे कहे को दावा दिया इन लोगों ने। उनकी गुस्से से बड़ी हुई आवाज पर अरसा चौंक गया था। इतने अरसे बाद अरसा ने अपने बाबा शाह के मुंह से ये लफ्ज सुना था शायद। मैं देखता हूँ, पता करवाता हूँ किसके बाल पर छुपा हुआ है बिलाज हमदानी, और कहाँ है हमारी बच्ची बरीदा। सुलमा साहब लहजे में धीमा पन लेकर बाहर आ गए थे। हाँ हाँ हाँ, बच्ची माई फुट। उससे पहले कि वह वहां पहुंचना पड़ेगा, उन दोनों को खत्म करना होगा, ताकि ये दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। वो एक फोन पर कुछ हुक्म देकर वहां से हंसते हुए चले गए थे। जिंदगी कैसी थी इस लड़की की जिसका नाम बरीरा शाह था। कब किसी ने उसके साथ बिला किया, कब किसी ने उस पर तरस खाया, हमदर्दी दिखाई, सब ने ही धिक्कार उसको। वो लड़की जिसे मोहब्बतों से नफरत के समंदर में गोता खाने पर मजबूर कर दिया था, तब और आज फिर इस ऊंचाई से इस शख्स को बचाने के लिए समंदर की लहर में गोते खा रही थी, पर उस शख्स का हाथ नहीं छोड़ रही थी। जब तैरते तैरते बिलाज का हाथ पकड़े वो दूसरे नजदीक किनारे पर बिलाज को लेकर आई, तो उससे पहले कि बिलाज पेपर जहाँ इसने जख्म दिया था, अपनी कमीज के एक कोने से कपड़ा फाड़कर बिलाज के जख्म पर बांध दिया था। फिर बिलाज के सीने पर हाथ रखकर मुंह से पानी निकालने की कोशिश की थी। बिलाज, कभी नहीं सोचा था ऐसा मुकाम आएगा हमारे रिश्ते में, कितना तोड़ोगे मुझे। आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, और बिलाज के चेहरे पर गिरना शुरू हो गए थे जब उसने CPR देने के लिए बिलाज के चेहरे की तरफ अपना चेहरा झुकाया था। बिलाज हमदानी, तुम्हें मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने दूंगी। इस बार उसने गुस्से से अपना लब बिलाज के मुंह पर रखकर फिर से मसनूई सांस देने की कोशिश की थी। बिलाज को खांसी आई थी, मुंह से पानी जैसे निकला था। बरीरा शाह ने सुकून का सांस लिया था। वो क्यों सांस रोकर बैठी थी, वो भी बिलाज के पास थक कर लेट गए थे। बिलाज की तरफ से जरा सी हरकत होती थी और बरीरा की आंखें खुल जाती थी। उसने अपना हाथ उठाकर बिलाज के गिले चेहरे पर रखा था। उसकी आंखें भीग चुकी थी, जैसे वह खुद भीगी हुई थी पानी से।
बरीरा ने अपना सर बिलाज के सीने पर रख दिया था और बिलाज की चलती धड़कनें उसे सुकून दे रही थी, करार दे रही थी। अगर बचाना था तो मारा क्यों था उसे? एक ही सवाल घूम रहा था उसके दिमाग में। मैंने उसे नहीं मारा। वो बरीरा उठ गई थी वहां से। बिलाज की चलती सांसें देखकर उसे सुकून सा मिला था, पर उसको मिलने वाला सुकून शायद कुछ लम्हात का था जब उसे भारी कदमों की आवाजें आना शुरू हो गई थी, भारी बूटों की, और कुछ आवाजों ने उसके हवास लिए हुए थे, जैसे यही होंगे वो दोनों, इन दोनों को यही मार देना, पर बिलाज हमदानी की लाश को साथ लेकर जाना है, बास का ऑर्डर है। बिलाज, बरीरा ने सरगोशी की थी। जब वो बिलाज की तरफ भागी तो वो अभी भी बेहोशी में था। बिलाज, बिलाज उठो, पर कोई हरकत नहीं हुई थी। बरीरा ने बिलाज के दोनों बाजू पकड़कर उसे घसीटकर झाड़ियों की तरफ लेकर गई थी। एक दरख्त के पीछे बिलाज को लटा दिया था। मेरा शक सही निकला, वो दोनों यहीं थे। ये देखो निशान, उनका पीछा करो जल्दी। अपनी अपनी गन निकाले वो लोग फैल गए थे हर तरफ। बरीरा, बरीरा ने बिलाज के मुंह पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखें आस्ता आस्ता खुल रही थी। श्श, बिलाज हमदानी के इतने टुकड़े करेंगे कि बरीरा ने एक झटके से पीछे देखा था। जब ये बात उसके कान में पड़ी थी, वो बिलाज को बहुत ही आस्ता से वहां लटा कर उसके ऊपर कुछ जाड़ियां और पत्ते डाल चुकी थी, और फिर वो सबज पत्तों के पीछे छुपते हुए एक घाट की तरफ बढ़ी थी। उसके टुकड़े करने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, यू बास्टर्ड। बरीरा ने एक लकड़ी उठाकर उसके सर पर दे मारी थी। वो जैसे गिरा था, बरीरा ने उसकी गन उठाई थी। अगर गोली चलाई तो तेरे आशिक को मार दूंगा। बरीरा के हाथ रुके थे जब बिलाज की बॉडी को इन लोगों ने दरमियान में फेंक दिया था। बरीरा ने गन नीचे काट दी थी। हा हा हा, निकल के सब अकर, तेरे सामने तेरे यार को मारेंगे। उसने जैसे बिलाज की पेपर किक मारती, बरीरा की आंखों में एक आग चल उठी थी। उसने फायर कर दी थी इस गार्ड के पों पर। हाथ लगा उसे, हिम्मत है, लगा हाथ। उसने इन सबको जख्मी तो काट दिया था, पर एक बार उसके सर पर भी हुआ था पीछे से। यू बीच, वो गिरते गिरते भी इस आहरी गार्ड को जख्मी कर गई थी और बिलाज के पास ही गिर गए थे। हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये लोग यहाँ किसी हेलीकॉप्टर में या किसी कश्ती में आए होंगे, मुझे देखना पड़ेगा। वो बड़बड़ाई थी और बिलाज के जख्म से खून निकल रहा था, पर जख्मी वो खुद भी बहुत ही हो गई थी। पर उसे खुद से ज्यादा उस शख्स को यहाँ से जिंदा वापस ले जाना था, जिस शख्स ने उसे जीते जी मारा। डैमिट, किस तरह के लोग हैं ये? बेराम के अपार्टमेंट में आते हुए अपना कोट दूसरी तरफ फेंका था। वो कोट जहाँ गिरा था वहां पर टेबल से लैंप नीचे जा गिरा था और शोर से रूम का दरवाजा खुला था। बेराम बेटा, अम्मी प्लीज, अभी नहीं। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया था। अभी नहीं तो कभी नहीं मिस्टर बेराम। परी भी कंधे पे साथ अपना सर रखकर बेराम के पास जा बैठी थी। बाबा, परी बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, अब दर्दों के साथ। परी ने बेराम की गोद में सर रख लिया था और आंखें बंद कर ली थी। बाबा, परी को और इग्नोर मत करें, बरीरा मासी की तरह। बेराम ने बड़ी के माथे पर बोसा दिया था। बच्चे, मैं को इग्नोर नहीं कर रहा था, बस मैं बिजी था। आई एम सॉरी बाबा की जान। परी को अपनी गोद में उठाकर वो अपने कमरे में लेकर गया था, अपनी अम्मी से इजाजत लेकर। आज परी को पापा कहानी सुनाएंगे। बाबा, मुझे बरीरा मासी से मिलना है। वो स्टोरीज वाली बुक पकड़ते हुए उसके हाथ रुके थे। परी बेटा, वो अभी तुमसे नहीं मिल सकती। तो क्या वो भी मामा की तरह मुझसे नफरत करती हैं? परी की बात ने बेराम को शॉक कर दिया था। परी, ये सब क्या बोल रही हो? उसने ऊंची आवाज में बात की तो किंता बेगम भी अंदर आ गई। निदा फूफा कहती हैं कि मेरी वजह से मेरी मामा चली गई, और फिर हिफ्सा चची भी यही कहती हैं। मैं मनूस हूँ। बेराम की नजरें इस वक्त अपनी अम्मी पर थी, जो हैरान हो गई थी परी की बातों से। आपकी मम्मा आपसे बहुत ही प्यार करती थी परी, मेरी बच्ची। वो तो आपको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, तो फिर क्यों दूर चली गई वो? बाबा, बेराम ने परी को अपने गले से लगा लिया था और वो यहाँ मजबूर था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। परी, वह मजबूर थी, उन्हें जाना था। बाबा, आप तो मेरे साथ रहेंगे ना? और बरीरा मासी, मैं तो साथ रहूंगा हमेशा, पर बरीरा मासी, उनकी मर्जी आपको खुद पूछनी पड़ेगी। उसके बाद परी ने कुछ नहीं कहा था। बेराम वैसे अपनी जगह पर पत्थर बना हुआ था। जब परी सो गई तो वहां से उठ गया था और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गया था, जो रो रही थी इस वक्त उसे परी की बातें सुनकर। बेराम, अम्मी, मैं तो परी को घर में आप सबके हवाले छोड़कर जाता था। यूनिवर्सिटी में तो काम पड़ जाता था, तो बेफिक्र होकर जाता था कि मेरी बच्ची मेरे बहन भाइयों के पास महफूज है। पर अम्मी, उसे जैसे ही अपनी अम्मी की तरफ देखा था, उनकी आंखें भी बढ़ गई थी। बेराम, मुझे आज तक पता नहीं चला इस मासूम सी बच्ची को घर में सब किस नगाह से देखते रहे। हिफ्सा तो गैर थी, अभी अभी ब्याह कराई, पर नीता, वो तो अपना खून है। उसने परी के मासूम जहन में इतनी बड़ी बातें डाल दी। अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया उन्होंने। अम्मी, मेरी बच्ची मनहूस नहीं है, मेरी जिंदगी है। मैंने गलती की अम्मी, जो यकीन करता है कि मेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी थी। मेरा फर्ज था हर तरफ नजर रखना। अपनी शर्ट सीधी करके वो अपनी गाड़ी की चाबी साइड टेबल से उठा चुका था। बेहराम बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बरीरा को ढूंढने। उसके घर वाले तो ऐसे ही थे, मतलबी खुदगर्ज, पर मैं बरीरा को इस शैतान के साथ अकेला नहीं छोड़ता था। ढूंढने? पर तुमने तो कहा था बेटा कि वो कंट्री से। झूठ बोला था मैंने, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो।
वो किरजा बेगम को एक नई फिक्र और परेशानी में वहीं पर छोड़कर गया था। डॉक्टर डॉक्टर वो जब अस्पताल दाखिल हुई तो लोग पीछे होना शुरू हो गए थे। जिस तरह उसकी हालत और थी, सर से भी खून निकल रहा था, बाजू से भी, पाँव से भी। डॉक्टर, नर्स जब वार्ड बॉय आए तो बरीरा ने एक नर्स का हाथ पकड़ लिया था और उसे खींचकर बाहर लेकर गई थी, जहाँ एक गाड़ी का पीछा दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ये पेशेंट है, प्लीज हेल्प हिम। नर्स के इशारे पर वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर पर उठा दिया था बिलाज को और वो अंदर लेकर गए थे। वो भी तेज कदमों से अंदर के जाने बढ़ी थी और जिस इमरजेंसी रूम में बिलाज को लेकर जाया गया था, बरीरा बाहर बैठ गई थी। बरीरा ने गिरते हुए आंसू को साफ करने के लिए जब हाथ अपने मुंह पर लगाया तो उंगली के जहमी से उसकी एक सिसकी निकली थी। एक समा बांध दिया था इसके आंसू ने। वो रो रही थी एकदम से। तुम भी बिलाज एक दिन ऐसे बैठकर रोगे जितना मुझे मजबूर किया तुमने। तुम्हें भी मजबूर कर दूंगी ये दुनिया। तुम्हारी बेवफा इतनी मजबूर होगी। इतना सब होने के बाद भी आज तुम्हारी धड़कनें बंद होने के डर से मैं मेरा वजूद काम किया था। मेरी अगली सांस की जमानत नहीं दे सकती, पर तुम्हारी सांसें चलती रहना देखना चाहती हूँ बिलाज। मैं आज वो रोते हुए चुप हुई थी। इन आंसू के साथ खून भी चेहरे से बह रहा था। वो लड़की को देख देख कर गुजर रहे थे सब इस अस्पताल से। बिलाज, मैं तुम्हें आज बदवा देती हूँ, अल्लाह तुम्हें भी करार ना दे। तुम्हें जिंदगी में हर वो दुख मिले जो मुझे मिला। तुम्हें वैसे ही मोहब्बत में धोखा मिले जैसे मुझे मिला, मोहब्बत में भी और शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते में भी। तुम्हें मैं बदवा देती हूँ बिलाल। तुम भी खुश नहीं रहोगे। तुम्हें भी दर्द होगा, जब जब दिल धड़केगा, जब जब दिल सांस भरकर करोगे। दर्द होगा जैसे अब मुझे हो रहा है दर्द, मेरे सीने में कभी ना खत्म होने वाला दर्द। मैं तुम्हें बदवा देती हूँ, तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत ऐसे ही लुटेगी बेलाज, ऐसे ही तड़पोगे। अपना चेहरा फिर से साफ किया था उसने। कितनी मजबूर हो गई थी वो। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को बदवा दी थी। वो बदवा नहीं, जैसे उसके दिल से निकली हुई आग थी। लड़खड़ाते हुए वो वहां से बाहर चली गई थी। उसे लोग रुक रुक कर देख रहे थे। पोंपा कुछ चुभने से उसे महसूस हुआ था कि वह नंगे पाँव थे। वो चलते चलते कुछ गार्ड से टकरा गई थी। आई एम सॉरी बरीरा। पश्मीना मैडम। वो गार्ड एक तरह में पीछे हो गया था, जैसे उसने बरीरा को पहचाना था। बिलाज हमदानी अंदर है, वो ये कहकर वहां से सीधी रोड पर चलना शुरू हो गई थी। सिक्योरिटी हेड काफी देर तक बरीरा के जन्म देखता रहा और फिर बाकी गार्ड्स के साथ अंदर चला गया था। मोबाइल मिल सकता है? वहां से जाती हुई एक लड़की से इंग्लिश में पूछा था बरीरा ने, और जैसे वक्त दोहरा रहा था खुद को। बरीरा ने डैनियल को कॉल की थी। ठीक इसी स्टॉप पर बेंच के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी जमीन पर। बरीरा, कसम खुदा की बरीरा, एक बार पहले इस हालत में इस जगह दे चुका हूँ तुम्हें। मुझे कितनी रातें सोने नहीं दिया था तुम्हारी इस हालत ने। आज फिर वो याददाश्त ताज़ा कर दी तुमने, और पहले से ज़्यादा बुरी हालत है। आज तो मैं घर नहीं अस्पताल लेकर जाऊंगा सीधा। या अल्लाह। बरीरा आंखें खोलो। बरीरा के मुंह से मुस्कान आ गई थी अपने दोनों दोस्तों की बातें सुनकर। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था किसी भी हाल में। हा हा हा। घर लेकर चलो, अस्पताल एक बेवफा है, काफी है। बरीरा ने आंखें बंद करके दोनों बाजू उठाकर दोनों की तरफ इशारा किया था। इन लोगों ने जैसे ही बरीरा को एहतियात के साथ बैक सीट पर लटाया था और डैनियल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। बिना किसी सवाल जवाब के डॉक्टर को फोन करके घर बुला लिया था उसने। उनकी गाड़ी जैसे ही इस रोड से फुल स्पीड से गुजरी थी, इसी वक्त पिछले खड़ी गाड़ी की लाइट्स ऑन हुई थी और इंजन स्टार्ट हुआ था। इस गाड़ी ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया था डैनियल की गाड़ी को। क्या हुआ मेरे पोते को बिलाज? बिलाज। दादी अपने बेटू के साथ तेज कदमों से आईसीयू के सामने आ गए थे। उससे पहले कि वो अंदर जाते उनको नर्स ने रोक दिया था। वहीं, आप प्लीज यहीं रुके, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। क्या ऑपरेशन? क्यों? किस चीज का? मुझे अंदर जाने दो। जुमर साहब को फिर से रोका गया था, पर इस बार डॉक्टर खुद आए थे। आपको बाहरी इंतजार करना होगा। उनके कंधे पर लगी गोली निकाल दी गई है, पर इनकी हालत नाजुक है अभी। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें वक्त पर आप लोग अस्पताल ले आए। डॉक्टर अपना मास्क उतारकर वहां से चले गए थे। कहाँ था बिलाल? कौन लाया उसे यहाँ पर? क्या हुआ था मेरे बच्चे को? राबिया बेगम से रहा नहीं गया तो उन्होंने रोते हुए ऊंची आवाज में पूछा था। मैम, हम आपको बता देंगे, आप अभी बैठ जाएं प्लीज। सर, मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जुमर साहब और दादी को मुखातब किया था। अभी नहीं, कुछ नहीं सुनना अभी मैंने। मेरा बेटा घर में पट्टियों में बंधा हुआ है और मेरा भतीजा इसी अस्पताल के प्राइवेट रूम में अपाज पड़ा हुआ है, और अब बिलाज भी। अब मैं दादी के कहने पर भी चुप नहीं बैठूंगा। जो बिलाज की हालत के जिम्मेदार है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने गिरबान में झांक लीजिए जुमर साहब, मुजरम मिल जाएंगे। घर के नौजवान नस्ल का बेड़ा घर कर दिया मर्दों ने। राबिया बेगम उनके सामने खड़ी थी, किसी जहमी शेरनी की तरह, भीगा चेहरा, सुर आंखें लिए। बहू, बोलने दीजिए बाबा साईं, मेरी बीवी नहीं है ये। इस वक्त ये दो बेटों की माँ है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान है। बोलने दीजिए उन्हें। राबिया बेगम खाद पकड़कर अपने साथ बेंच पर बिठा लिया था उन्हें। राबिया, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अब इस खानदान के मर्दों के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है?
वकार के पास तो था वापसी का रास्ता सुमन, तो आपके पास क्यों नहीं है? भाभी, पास बैठी देवरानी ने जल्दी से राबिया बेगम को चुप करवाने की कोशिश की थी। सिर्फ सुमन साहब ही नहीं, दादी को भी उनकी आज इसी तरह की बात ने सख्ते में मुतला कर दिया था। और पास खड़े सुमन साहब के दो भाई, वो तो एक ही जगह पर खड़े रह गए थे ये नाम सुनकर। वो नाम जो कोई नहीं लेता था, डरते थे सब दादी से, उनके गुस्से से। आज पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हुई थी ये नाम लेने की। आखिर क्या था इस नाम में? कौन था वकार नामी शख्स? क्यों इस नाम से सबकी आंखों में गुस्सा भी था और मोहब्बत भी। रबिया, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर इस खानदान के मर्दों के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? वकार के पास तो था वापसी का रास्ता सुमत, तो आपके पास क्यों नहीं है? भाभी, पास बैठी देवरानी ने जल्दी से रबिया बेगम को चुप करवाने की कोशिश की थी। सिर्फ सुमत साहब भी नहीं, दादी को भी उनकी आज इस तरह कहेगी बात ने सख्ते में मुतला कर दिया था। और पास खड़े सुमत साहब के दो भाई, वो तो एक ही जगह खड़े रह गए थे ये नाम सुनकर। वो नाम जो कोई नहीं लेता था, डरते सब दादी से, उनके गुस्से से। आज पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हुई थी ये नाम लेने की। आखिर क्या था इस नाम में? कौन था वकार नामी शख्स? क्यों इस नाम से सबकी आंखों में गुस्सा भी था और मोहब्बत भी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? दादी की बैग को देते हुए रबिया बेगम उठ गई थी और वो दादी की तरफ बढ़ी थी, पर बेहद गुस्से से। सुमन साहब ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया था। भाभी, रबिया बेगम के साथ लेकर जाए, ज्यादा ही थक गई हैं, आराम करेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तंजिया अंदाज में कही गई बात ने उनकी बीवी की आंखों को गीला कर दिया था उनकी आंसू से। पर अब सुमन साहब की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। बहू, आज मैं माफ कर रहा हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। जिसका नाम तुमने लिया है वो मर गया हुआ है, उसे मरा ही रहने दो। दादी ने जितने सख्त लहजे में कहा था, रबिया बेगम हमेशा हिलाकर वहां से चली गई थी। उन्हें पता था कि ये सब मर्द जालिम है, वो बिलाल से नहीं मिलने देंगे उन्हें। अब एक बार फिर अपने मामला अल्लाह के हवाले कर दिए थे उन्होंने। मदिया को बुलाओ। बिलाल को जब होश आएगा सब उसे यही कहेंगे कि मदिया की मदद से बिलाल को वहां से लाया गया था और मदिया का कुछ जहां भी आए थे। बिलाल को किसी और का नाम पता भी नहीं चलना चाहिए। हमारे दुश्मनों को हम खुद देख लेंगे। पर बिलाज वहां क्यों गया दादी? वो जजीरा भी बिलाज के नाम था, ये तो बिलाज नहीं बताएगा कभी। जुम्मन साहब, आपको पता था? छोटे भाई के सवाल पर जुम्मन साहब ने नबी में सही लाया था। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम लोग जाओ और जैसा कहा है वैसा करो। अब वक्त आ गया है बिलाज को पश्मीना शेर से अलग किया जाए। पर क्यों बाबा साहिब? ये तुम पूछ रहे हो सुमन? बिलाज की जिंदगी में जब से वो लड़की आई है सब कुछ खराब हो गया है। पहले बिलाज का मदिया के साथ रिश्ता, फिर मेहताब का बिलाज के साथ, और अब मेहताब का एक्सीडेंट। बिलाज की ये हालत, और तो और रबील हून तो वो दुश्मन का ही है ना। दादी के तीनों बेटे चुप हो गए थे। पर बिलाज मान जाएगा बाबा। वहां साहब ने विक्रमादित्य से पूछा था, वो कैसे नहीं मानेगा? अरे, दुश्मन की बेटी को इतनी अजियती बिलाज ने हमारे खानदान को बदला लेने के लिए दी थी, भूल के हो? दादी, सब बातें ठीक है, पर वजी शाह की कंपनी में उसका कोई नया वारिस आ गया है। कुछ तो हो रहा है वहां जो अभी तक सामने नहीं आया हमारे। हा हा हा, बिलाज को ठीक हो जाने दो, वो मेरा शेर है। बेगदार से दुश्मनों को देखा देगा, देख लेना। वो आईसीयू के पैर खड़े हो गए थे। चेहरे पर गरूर था, पर उनकी आंखों में नरमी आ गई थी। बिलाज को शीशे के इस पार देकर, दुश्मन की बेटी को भी बाहर निकाल करो बिलाज अब। सर पश्मीना, मेरा मतलब है ब्रीडा शाह ने बिलाज सर की जान बचाई, वो तो यहाँ तक लेकर आई। आस्ता बोलो, अभी तुम चुप रहो। सुमत यहीं आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। दादी जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो गए थे। बाबा साईं, चले बिलाज के रूम में, उसे होश आ गया है। दादी का हाथ पकड़कर सुमन साहब दूसरी तरफ लेकर गए थे उन्हें। इस दुश्मन की बेटी ने सच में बहुत ही बड़ी चाल खेली है बिलाज। अगर मदिया ना हमारे वहां लेकर जाती तो हमें तो वो तुम्हें मार चुकी होती। इस जगह उसका निशान चूक गया और वो गोली तुम्हारे दिल पर लगने की बजाय कांधे पर लगी। दादी की बातें सुनकर बिलाज हमदानी इस अस्पताल की खिड़की की तरफ मुंह मोड़ चुका था। मैं तो जान गया था वो बेवफा है, इसलिए जान पर ले गया उसकी बेवफाई। उसकी सरगोशी शायद कोई नहीं सुन पाया था। एक गाढ़ हैरानी से देख रहा था दादी को। बिलाज, अब कोई लिहाज नहीं करना। अब दुश्मन की बेटी हो या कोई भी, अब सफाई हंसी से मिटा देना। एक बार फिर औरतों को इस्तेमाल किया गया है। ताजी, कुछ वक्त के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। दादी जैसे बिलाज के माथे पर बोतल देने के लिए सर को झुकाया था, बिलाज की बंद पलकों से गिरता हुआ आंसू उन्होंने देख लिया था। वो इतना शौक थे कि बिना बोसा दिए हुए रूम से बाहर चले गए थे। आपने झूठ क्यों बोला दादी? अंदर बिलाज जिंदा है तो इस दुश्मन की बेटी की वजह से। यहाँ जब हम बिलाज को लाए थे, बिलाज से ज्यादा जख्म तो इस बेचारे के जिस्म पर थे। 24 घंटे इस जंगल में दुश्मनों की गोलियों के दरमियान वो थी जो बिलाज को बचाती रही। मदिया तो 24 घंटे के बाद भी अपने हस्बैंड को ना देखने आ सकी। दादी ने सिक्योरिटी गार्ड के कॉलर को पकड़ लिया था। अगर इन बातों का कभी जिंदगी में बिलाज को पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नौकर हो हमारे, नौकर बनकर हो। अब जो मर्जी खा ले, इन दोनों में
मुझे कौन नजर आया है जानते हैं? दादाजी की नजरें उठी थी जिनमें माजी था, जैसे वो समझ के हो गार्ड किन का नाम ले रहा है। इनमें मुझे 2 प्यार करने वाले नजर आए हैं दादाजी। इनमें मुझे रूही बिटिया वकार बेटा नजर आए हैं। मैंने बगावत देख लिया। बिलाज बहुत जल्दी अपने बाप जैसा बन जाएगा, वकार जैसा बन जाएगा, एक और तबाही लाएगा ये बगावत। दादाजी आप लोग कब तक छुपाएंगे? बाहर दादाजी को सेंटर हेड क्वार्टर ने शॉक कर दिया था, तो अंदर दादाजी की बातों ने बिलाज हमदानी को, तुम सोचती हो कि तुम जीत जाओगी बरीरा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। तुम अपनी मोहब्बत में ना जीत सकी तो मेरी नफरत में कैसे जीत जाओगे? तुम्हारी भूल है अगर तुम मेरे खानदान मेरे दादी को नीचा दिखाकर बदला लोगे। मुझे मारने की नाकाम कोशिश ने तुम्हें मेरी नजरों से भी नीचे गिरा दिया है। अच्छा कर रहे थे तुम्हारा पापा साईं जो तुम्हें मारना चाहते थे। अच्छा हुआ जो कोई निशानी नहीं रही। दुश्मन का खून कैसे अपने बच्चे के रोगों में बर्दाश्त कर सकता था बिलाज हमदानी। तुम्हें मैं अब मौत से बदतर जिंदगी दूंगा, सब कुछ छीन लूंगा बरीरा शाह। पहले दुश्मनी तुम्हारी फैमिली से थी तो तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा था। अब जब से तुमसे हिसाब करने हैं तो सोचो क्या बनेगा तुम्हारा। वो अपने अगले कदमों से खुद भी अनजान था। यही नसीब था शायद इस बेचारी का जो इसे अपनी जान पर खेलकर यहाँ ले आई थी और ये इस तरह से उससे फिर से बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था।